नमस्कार। विश्व समाधान मंच पैरा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। 15 अक्टूबर की सायंकाल 7:37 पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज की मुख्य खबर है कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों की रणभेरी बजा दी है और हरियाणा और में मुंह की खाई कांग्रेस सहित विपक्षी दल आशंकित हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी कहीं इसी प्रकार का हश्र न हो जाए। तो कांग्रेस और भाजपा के बीच का ये संघर्ष, सत्ता का संघर्ष में उस समय आज रणभेरी बजा दी राजीव कुमार जी ने के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने भारत नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में एक खुले संवाददाता सम्मेलन में 3:30 बजे उन्होंने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों द्वारा ईवीएम पर मतदान मशीन पर उठाए गए प्रश्नों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भी जनता हरियाणा और जम्मू कश्मीर की तरह बड़े उत्साह से भाग लेगी। इस अवसर पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, धन्यवाद दिया जम्मू कश्मीर की जनता को जिसने वहां पे राष्ट्रपति शासन को खत्म करने वाली विधानसभा इस चुनाव में भाग लेकर भारत विरोधी तमाम दुश्मनों को जहां मुंह तोड़ जवाब दिया, वहां पूरे विश्व में एक संदेश दिया। भारत में लोकतंत्र का डंका बजता है। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में भी जहां विवादित क्षेत्र पाकिस्तान, चीन और अन्य देश बनाते हैं, परंतु भारत के जम्मू कश्मीर के जाबाज लोगों ने इसको सिरे से नकार दिया और बड़े उत्साह से भारत की लोकशाही में भाग लिया। वहीं दूसरी तरफ आज बहुप्रतीक्षित झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभाओं के चुनाव की रणभेरी चुनाव आयोग ने आखिरकार 15 अक्टूबर को 3:30 बजे बजाई थी, जिसके अनुसार महाराष्ट्र के 9.63 करोड़ मतदाता 1,186 मतदान केंद्रों में अपने मताधिकार का प्रयोग करके 288 जनप्रतिनिधियों को चुनेंगे। वहीं झारखंड के 2.6 करोड़ मतदाता 81 विधानसभा सीटों में अपने जनप्रतिनिधि को चुनकर 2024 में नए जनादेश को अर्जित करके सत्तासीन होने वाली सरकार को आसीन करेगी। तो इसका ऐलान करने के साथ देश के महत्वपूर्ण 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर में उपचुनाव होंगे। 13 नवंबर को इसके साथ ही इसमें 10 सीटें उत्तर प्रदेश से भी हैं विधानसभा के उपचुनाव, जिसमें बड़ी कशमकश चल रही है। और वहीं उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव भी 20 नवंबर को होंगे, जहां महाराष्ट्र के नांदेड़ लोकसभा सीट के भी उपचुनाव 20 नवंबर को होंगे और 13 नवंबर को ही केरल की वायनाड लोकसभा सीट, जिसे राहुल गांधी ने इस्तीफा देकर रिक्त की, क्योंकि राहुल गांधी अमेठी और वायनाड दोनों जगह से रायबरेली
और वायनाड दोनों जगहों से विजय हुए। उन्होंने रायबरेली अपनी परंपरागत सीट को रखा और वायनाड की सीट पर कांग्रेस ने पहले ही घोषित कर रखा है प्रियंका गांधी को। देखना यह है कि जो 13 नवंबर को यहाँ चुनाव होगा, किस प्रकार से कसमकस चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने ये रणभेरी जो बचाई है, महाराष्ट्र की 288 विधानसभा वाली सीटों पर और झारखंड की 81 विधानसभा की सीटों में, महाराष्ट्र की वर्तमान विधानसभा जो 2019 में जिसके लिए चुनाव हुआ था, उससे लेकर अब तक 3 सरकारें सत्तारूढ़ हो चुकी हैं। वहाँ पे दल बदल का एक ऐसा चेहरा दिखाई दे रहा है भारतीय राजनीति को जो बेनकाब करती है। वर्तमान चुनाव की घोषणा के समय वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना से विभाजित गुट, जो से अब असली शिवसेना, और राष्ट्रवादी कांग्रेस का अजित पवार वाला गुट, जिसे चुनाव आयोग ने असली राष्ट्रवादी कांग्रेस का दर्जा दे रखा है, उसके गठजोड़ का, महायुति का, इसमें विधानसभा में इनकी सरकार है। 288 विधायकों में से 102 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, 40 विधायक जो है अजित पवार के हैं, जो शरद पवार के भतीजे हैं, उनसे विद्रोह करके सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी से जिन्होंने गठजोड़ किया है। 38 विधायक शिवसेना के हैं, जिन्होंने शिवसेना में विद्रोह करके भारतीय जनता पार्टी के वरद हस्त से की सरकार को समर्थन देके, और शिंदे जो इस सरकार, गठजोड़ सरकार के मुख्यमंत्री हैं, और जिसमें 2 उप मुख्यमंत्री भाजपा की तरह और एक राष्ट्रवादी कांग्रेस के। तो वहीं विपक्ष में कांग्रेस के 37, शिवसेना के बाल ठाकरे के सुपुत्र उद्धव ठाकरे के शिवसेना में 16 और शरद पवार के यूपी में 16 और 6 अन्य छोटे दलों के हैं, वहीं 15 सीटें रिक्त हैं। तो ये चीजें सबसे बड़ी अजीबो गरीब चीजें हो रही हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस चुनाव के ऐलान पर चुनाव आयोग पर ही प्रहार करते हुआ कहा कि लगता है जिस प्रकार से भाजपा के नेताओं ने कल ही चुनाव होने की ऐलान किया था, इससे लगता है कि भाजपा के इशारे पे ही चुनाव आयोग अपनी भूमिका तय करता है। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा की। तो यहाँ वर्तमान में 81 सदस्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस समय 30 सदस्य हैं, और कांग्रेस के 16 और झारखंड मोर्चा के 3 और जनता दल का 1 और अन्य 6 हैं। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के 25 विधायक हैं। तो यहाँ गठबंधन की सरकार जिस प्रकार से कई झारखंड के मुक्ति मोर्चा के कई बड़े नेताओं को तोड़ने के बावजूद भी वहाँ सरकार, और हेमंत सोरेन को जेल यात्रा करने के बावजूद भी वहाँ सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चे की रही। आने वाले समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो झारखंड 4.1 करोड़ जनसंख्या वाले झारखंड, जो भारत का 12वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, और महाराष्ट्र
जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है, जिसमें 11,23,72,972 जनसंख्या 2024 में मानी गई। इस प्रकार से ये तमाम चीज़ें, अटकलें लगाई जा रही हैं। किस प्रकार से चुनाव होंगे, किस प्रकार से चुनाव में जो खास करके हरियाणा में तमाम चुनावी सर्वेक्षण और एग्जिट पोलों ने जिस प्रकार से कांग्रेस को बढ़त दिखाई दी थी, वहीं चुनाव, मतदान, मतगणना के दिन जिस प्रकार से सारे आंकड़े ध्वस्त होकर भारतीय जनता पार्टी पुनः हरियाणा में सत्तासीन तीसरी बार वहां पर सत्तारूढ़ हुई, उससे भले ही अटकलें लगाई जा रही है कि चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से वहां कुल मतदान के बारे में आंकड़ों में एक दिन बाद कुछ और चुनाव के दिन कुछ और मतदान आंकड़े बताए, और मतदान पेटियों में जो कई सोनीपत से लेकर कई मतदान पेटियों में बैटरी 99% जो चार्ज पाई गई, और उन ज़्यादा चार्ज बैटरियों में देखा गया कि 70-60% मतदान भाजपा के पक्ष में हुआ। कई इस प्रकार की अटकलें लगाई जा रही हैं कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता, परंतु चुनाव आयोग कह रहा है, भले ही एलन मस्क जो भारत संसार में तकनीकी संस्थानों के अग्रणी ध्वजवाहक हैं, वो कह रहे हैं कि ये मतदान मशीनें से मतदान कराना एक प्रकार से उचित नहीं है। वहीं भारत में 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी भी इस मतदान मशीनों से चुनाव कराने के पक्ष में नहीं थी, और उसके बाद जब सत्तारूढ़ भाजपा हुई तो उसके बाद कांग्रेस सहित विरोधी दलों भी इसमें आवाज उठाते। आज कांग्रेसी नेता राशिद अलवी ने बड़ा प्रहार करते हुए कहा कि चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी कोई खेल कर देगी। उन्होंने कहा मतदान मतपत्र से होना चाहिए, जिस प्रकार से तमाम संसार के विकसित देशों में होता है, क्योंकि मतदान मशीन जिस प्रकार से संदेह के घेरों में है, उससे उसकी निष्पक्षता के बारे में चुनाव आयोग सही जवाबदेही होनी चाहिए। और ये कोई भी खेल हो सकता है। जनता की जन विश्वास को जीतने के लिए भारत में चुनाव मतपत्रों से होना चाहिए। ये बातें चलती रहेगी, परंतु जो महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव की जो रणभेरी बच चुकी है, खासकर उत्तराखंड के चुनाव की जो रणभेरी बच चुकी, खासकर उत्तराखंड के मामले में केदारनाथ में भारतीय जनता पार्टी में बहुत धर्म संकट है। एक तरफ कुलवीर रावत जो वहां पे 2 बार चुनावों में द्वितीय नंबर पर रहे, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत विधायक की सुपुत्री भी चुनावी दंगल में उतारने का मन बना रही। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, दिल्ली नेतृत्व किस प्रकार से निर्णय करता है, खासकर भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से अयोध्या के बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ सीट पे विजय नहीं हो पाई, उसके बाद अब केदारनाथ में जो एक चुनौती है, एक धार्मिक स्थल है, भारतीय सनातन धर्म की धर्म ध्वजा का शीर्ष स्थान है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी ढंग से चुनाव जीतना चाहती है। अब ये चुनाव किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये टिकट वितरण से होगा।
अगर कुलदीप रावत को वहां टिकट मिलता है तो सहज जीत जाएगी। अगर कुलदीप रावत को टिकट नहीं मिलता है तो वहां पे ऐसा लगता है, भले ही जनता भारतीय जनता पार्टी से नाखुश हो, पर कुलदीप रावत वहां जनता के बीच में बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। अगर सहानुभूति के नाम पर शैला रानी रावत, दिवंगत शैला रानी जो विधायक रही केदारनाथ की, उनकी सुपुत्री को टिकट दिया जाता है, तो उसके बावजूद जिस ढंग से कुलदीप रावत ने ऐलान कर रखा है कि कोई टिकट मिले न मिले वो केदारनाथ से हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, तो इससे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जीत में काफ़ी संदेह हो जाएगा। हालांकि हरियाणा के चुनावों में और उत्तराखंड विधानसभा के चुनावों में जो परिणाम आए उससे साफ लगता है भारतीय जनता पार्टी हर परिस्थिति में जीतने का अगर मन बनाए तो जीत सकती है। परंतु जिस प्रकार से बद्रीनाथ का परिणाम आया उससे तो ये लगता है कि बद्रीनाथ के परिणाम से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व की भी आंख खुल गई है। अगर भारतीय जनता पार्टी बद्रीनाथ में हार सकती है तो केदारनाथ में जीतने का उसके पास एक ही पता है कि वो कुलदीप रावत को वहाँ से विधानसभा का प्रत्याशी बनाए। देखना यह है। हालांकि आम जनता भारतीय जनता पार्टी से नाखुश है, वो राजधानी गैरसैंण का मामला हो, भू कानून का मामला हो, मूल निवास का मामला हो, भू कानून 1950 का मामला हो, ये मूल निवास 1950 का हो, भू कानून हिमालयी राज्यों की तरफ हो, अंकिता भंडारी प्रकरण हो, बेरोजगारों को रोजगार देने वाला मामला हो, जिस प्रकार से वहाँ पे जो एम्स ऋषिकेश के बाद अभी डाक विभाग में जो भर्तियां हुई उससे पूरे प्रदेश की जनता नाखुश है। उनका आक्रोश किस प्रकार से भाजपा की आशाओं में वज्रपात करेगा। परंतु कुलदीप रावत जिस प्रकार से वहाँ आम जनता के अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के सुख दुख में खड़े रहते हैं, उससे लगता है कि आम जनता भले ही भारतीय जनता पार्टी से नाखुश हों पर वो कुलदीप रावत के साथ खड़े होने की बात करेगा। वहीं कांग्रेस में अगर मनोज रावत उठते हैं तो मामला रोचक बनेगा। वहीं ये माना जाता है कि यहाँ पे प्रयास हरक सिंह रावत भी कर रहे थे, पर हरक सिंह रावत की पर जिस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों की जांच के शिकंजे में फंसे हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो इस प्रकार का खतरा मोल लेंगे जिससे फिर केंद्र सरकार नाखुश रहे और उन पे फिर इस प्रकार के प्रहार हों। इससे आशा लगती है कि ये बादल छटेंगे देर सबेर। उत्तराखंड के बारे में भी जिस प्रकार से वायनाड के बारे में, नांदेड़ के बारे में और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे, ये 10 सीटों में अधिकांश वो सीटें हैं जो विपक्षी दलों के वोट बैंकों की, जहाँ यादव बाहुल्य हैं, दलित बाहुल्य हैं, जहाँ अल्पसंख्यक बाहुल्य हैं। इन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का जीतना वैसे भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि विधानसभा सीट के बाद जिस प्रकार से उठा पटक और आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, उसके बाद देखना ये भारतीय जनता पार्टी अपने दामन में कितनी 10 में से कितनी सीटें समेट पाती हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी जो हरियाणा में जीत हुई, उसके बाद अभी महाराष्ट्र और झारखंड के बाद उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का अपना प्रदर्शन करती है। देखना है कि ये दोनों प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी डगर कठिन है पनघट की, परंतु डगर तो हरियाणा की भी कठिन थी, उत्तराखंड की भी कठिन थी। उन दोनों में भी जीतने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही। अब देखना है अपना ये परचम भारतीय जनता पार्टी
किस ढंग से झारखंड और महाराष्ट्र में लहराती है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।